Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. We are studying mathematics for class 12 and at chapter number 14, which is Introduction to Analytic Geometry. In today's lesson, we will solve some questions from exercise 4.4, which are included in your smart syllabus. Before solving the questions, we will study the topics which we will use in solving the questions. The point of intersection of two straight lines, यानी दो स्ट्रेट लाइन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं उसके कोऑर्डिनेट्स आपने कैसे फाइंड आउट करने हैं। ये देखें, ये दो स्ट्रेट लाइंस हैं L1 और L2, ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं। इन दोनों लाइनों की कोई ना कोई इक्वेशन आपको दी हुई होगी लीनियर फॉर्म में, जनरल फॉर्म में। ये लाइन L1 की इक्वेशन है और ये लाइन L2 की इक्वेशन है। ये नॉन पैरेलल लाइंस है, ज़ाहिर है नॉन पैरेलल लाइंस ही इंटरसेक्ट करेंगी ना। जब लाइंस पैरेलल होंगी तो फिर वो इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी। तो ये कंडीशन इसमें अप्लाई करती है। ये बाज़ दफ़े आपसे कहता है जब दो लाइंस नॉन पैरेलल हैं तो फिर ये A1 B2 माइनस B1 A2 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, यानी कोफिशिएंट ऑफ x in the first equation and coefficient of y in the second equation. The product of these two coefficients minus the coefficient of y in the first equation and the coefficient of x in the second equation. तो ये दो इक्वेशन सिंपली आप यूँ समझ लें कि दो इक्वेशन आपको दी हुई होंगी, दो लाइंस की इक्वेशन, वो किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। उस इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट्स आपने फाइंड आउट करने हैं, पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट। उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम फर्स्ट करते हैं कि ये एक पॉइंट है P, ये वाला, जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई है। ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड आउट करने हैं उस पॉइंट के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो फिर क्या होगा, हम उसको इस फॉर्म में लिखेंगे। x ऊपर आएगा, जो भी वेरिएबल है, इसमें वेरिएबल x और y है, तो x ऊपर आएगा, फिर इक्वल टू माइनस वाई ऊपर आएगा, और फिर इक्वल टू 1 ही लिखना है आपने। जो भी कांस्टेंट टर्म है उन दो इक्वेशंस में, उनमें से आपने 1 को ही न्यूमरेटर में लिखना है। तो ऊपर एक रेशो है, उसके न्यूमरेटर में x इक्वल टू दूसरी रेशो, उसके न्यूमरेटर में माइनस वाई हमेशा, एंड तीसरी इक्वेशन रेशो जो है उसके न्यूमरेटर में 1 हमने लिखना है। अब डिनोमिनेटर में क्या आएगा, ये वाली टर्म कैसे आई है, इसके लिए हम करेंगे इक्वेशन को पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। x वाली टर्म, y वाली टर्म और कांस्टेंट टर्म इक्वल टू 0। इसी तरह सेकंड इक्वेशन को अब क्या करेंगे, ये जो x वाली टर्म है इसको आप इग्नोर कर दें, इसको छुपा लें, इसके ऊपर हाथ रख लें। ये आपने हाथ रख लिया इसके ऊपर। अब क्या करना है, अब ये जो अगली y वाली टर्म है इसके y कोऑर्डिनेट को आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इस कांस्टेंट के साथ, इस तरह। B1 को C2 से मल्टीप्लाई करना है, यानी जो फर्स्ट इक्वेशन है उसके y कोफिशिएंट को दूसरी इक्वेशन के कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करना है, और उसका जो भी साइन आता है पॉजिटिव या नेगेटिव वो आपने यहाँ पे लिखना है B1 C2। ये इसका प्रोडक्ट, यहाँ पे नंबर्स होंगे। फर्स्ट कर लें, यहाँ पे -2 है और यहाँ पे +3 है, तो -2 और 3 का प्रोडक्ट -6 यहाँ पे आ जाएगा। फिर नेगेटिव साइन ही डालना है आपने, और फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई, पहली इक्वेशन के कांस्टेंट टर्म को दूसरी इक्वेशन के कोफिशिएंट ऑफ y से मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरह। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले x के नीचे क्या लिखना है, x वाली टर्म्स को हम इग्नोर कर देंगे, उसके ऊपर हाथ रखें, फिर ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस ऑर्डर में आपने चलना है, लेफ्ट टॉप से राइट बॉटम की तरफ, फिर राइट टॉप से लेफ्ट बॉटम की तरफ। तो ये प्रोडक्ट आएगा। इस प्रोडक्ट में से इसके प्रोडक्ट को सब्ट्रैक्ट करना है। अगर ये प्रोडक्ट नेगेटिव है तो ये नेगेटिव और नेगेटिव मिलके पॉजिटिव हो जाएगा, इक्वल टू, फिर ऊपर आप -y लिखेंगे। -y लिख के अब आपने क्या करना है, आपने y वाली टर्म को इग्नोर कर लेना, इसके ऊपर हाथ रखें, और फिर ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन उसी तरह A1 को आपने इस C2 से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे उसका आंसर लिख देना है। फिर माइनस है और C1 को आपने A2 से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे इसको लिख देना। फिर इक्वल टू, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट टर्म,
के ऊपर आप हाथ रख लें, इसको छुपा लें, इसको छुपाने के बाद फिर आप ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें a1 को b2 से, यानी पहली इक्वेशन के x कोफिशिएंट को दूसरी इक्वेशन के y कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर लें, फिर माइनस b1 ओवर b1 इंटू a2, तो a1 b2 इसका प्रोडक्ट आ जाएगा माइनस b1 a2 इसका प्रोडक्ट इसके नीचे आ जाएगा। अब इसको हमने सॉल्व कर लेना है। पहली रेशो को हम लास्ट वाली रेशो के इक्वल पुट कर देंगे, x ये x वाली रेशो इक्वल टू ये वाली रेशो, और y वाली रेशो जो है वो इस रेशो के इक्वल आ जाएगी। x ओवर b1 c2 माइनस b2 c1 ये इक्वल टू इस रेशो के, और ये वाली रेशो इसके इक्वल आ जाएगी। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, x इज इक्वल टू ये जो इसका डिनोमिनेटर है वो इधर न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो x और y की ये दो वैल्यूज आ जाएंगी। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के ये कोऑर्डिनेट्स हैं। ये जनरल फॉर्म में लिखा हुआ है, जब आप यहाँ पे नंबर्स होंगे, कोफिशिएंट्स नंबर्स की फॉर्म में होंगे, तो यहाँ पे भी कोई नंबर ही आएगा। फर्स्ट करने x इज इक्वल टू 1 आ जाता है, y इज इक्वल टू 3/5 आ जाता है, तो इस तरह के नंबर्स आ जाएंगे। मेथड जो है वो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने का ये है। इक्वेशन ऑफ लाइंस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन, जैसे ये दो लाइंस हैं, इन ये दोनों इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इसमें से पास करती हुई एक तीसरी लाइन, फर्स्ट कर लें ये तीसरी लाइन है, क्योंकि इस पॉइंट में से इनफिनिट नंबर लाइंस जो है वो पास कर सकती हैं। इनफिनिट नंबर ऑफ लाइंस कैन पास थ्रू वन पॉइंट, तो इस पॉइंट में से जो इस पॉइंट में से पास करती है जो इक्वेशन है, अगर दो लाइन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं वो आपको दी हुई हैं, तो फिर उस इक्वेशन को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये एक लाइन L1 की इक्वेशन है, ये लाइन L2 की इक्वेशन है, ये दोनों इक्वेशंस आपको दी हुई होंगी और आपको ये कहा जाएगा फाइंड द इक्वेशन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस। तो उसके लिए L1 प्लस के टाइम्स L2 इज इक्वल टू 0, ये जनरल फॉर्मूला है। L1 पहली इक्वेशन प्लस के L2 इक्वल टू 0 वेयर के इज कांस्टेंट। अब इसमें L1 की जो भी इक्वेशन दी हुई होगी वो पुट कर देंगे, प्लस के टाइम्स L2 इक्वल टू 0, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे x वाली टर्म्स y वाली टर्म्स और कांस्टेंट को सेपरेट करेंगे, तो हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी जो इस फॉर्म में होगी, और वहां से हम k की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करके पुट करेंगे, तो हमारे पास वो एक पर्टिकुलर इक्वेशन आ जाएगी। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस दिस एंड दिस। अब ये वही पीछे वाली बात है कि ये दो लाइंस है, L1 ये है, L2 ये है। आपको ये कहा है उसने कि इन दो लाइनों, ये दो लाइनें जहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट में से पास करती हुई एक लाइन निकालें, फाइंड आउट करें। अब वो जो लाइन है वो कैसी है, वो इस लाइन के पैरेलल है, ए पार्ट, और इस वो वाली जो लाइन है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है। तो दो डिफरेंट क्वेश्चंस है। पहले तो हमने वो इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो इन दो लाइनों की पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे से पास करती है। तो ये हमारे पास तीन लाइनें हैं, एक ये वाली लाइन है L1 इसको कह दिया, एक ये लाइन है इसको L2 कह दिया, और एक ये तीसरी लाइन है इसको हमने L3 कह दिया। अब इन दोनों लाइनों की पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से जो पास करती है इक्वेशन वो कौन सी है, उसको हम कहते हैं L4। फर्ज कर लें कि वो L4 है, बी द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2। तो फिर वो इक्वेशन क्या है, L4 हमारे पास आएगी L1 प्लस के टाइम्स L2 इक्वल टू 0। L1 की इक्वेशन ये है, इसको यहाँ पे रखते हैं x माइनस वाई माइनस 4 प्लस के इंटू 7x प्लस वाई प्लस 20 इक्वल टू 0। इसमें से x वाली टर्म्स, y वाली टर्म्स और कांस्टेंट टर्म्स को सेपरेट करके जब हमने लिखा, तो इसमें x का कोफिशिएंट 1 है, इसमें x का कोफिशिएंट 7k, y का कोफिशिएंट -1 और इधर y का कोफिशिएंट k, -1 प्लस k इंटू वाई, और यहाँ पे -4 और प्लस 20k। ये देखें, ये एक जनरल इक्वेशन आ गई, x वाली टर्म, y वाली टर्म और ये कांस्टेंट टर्म है। तो यहाँ से हम इसकी स्लोप निकाल सकते हैं। ये वो लाइन है जो इन दो लाइनों की पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से पास करती है।
कंडीशन ये दी हुई है कि ये वाली जो लाइन है वो इस लाइन के पैरेलल है, इस लाइन के पैरेलल अगर है तो इसकी स्लोप और इस लाइन की स्लोप इक्वल होगी। तो उसको, इस कंडीशन को यूज करके हम के की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। स्लोप ऑफ लाइन L4, ये वाली जो लाइन है इसकी स्लोप का फॉर्मूला होता है नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y। कोफिशिएंट ऑफ x इसमें है 1 + 7k और कोफिशिएंट ऑफ y है -1 + k। और स्लोप ऑफ L3, ये वाली लाइन जिसके पैरेलल ये लाइन है, इसकी स्लोप का हमें एग्जैक्ट नहीं पता, वो इन टर्म्स ऑफ के आई है। इसकी स्लोप का हमें एग्जैक्ट पता होगा, तो इसकी स्लोप क्या होगी, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y। तो दे ये -6 है। अब चूंकि ये लाइन L4 और लाइन L3 दोनों पैरेलल है, ये वाली कंडीशन ए पार्ट, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनकी स्लोप्स जो है वो इक्वल होंगी। दो लाइनें जब पैरेलल होती हैं तो उनकी स्लोप्स इक्वल होती हैं। तो M1 की ये जो L4 की स्लोप है वो हमारे पास है -(1 + 7k ओवर -1 + k) और M2 की स्लोप जो है वो हमारे पास है -6। लाइन L3 की स्लोप को हमने M2 कहा होगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 1 + 7k = 6 × -1 + k। ये सिंप्लीफाई करने से हमारे पास k की वैल्यू आ गई -7। ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस है जो इन दो लाइनों की पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से पास करती हैं। लेकिन जब हम k की वैल्यू पुट कर देंगे इसमें तो हमारे पास एक ही इक्वेशन आएगी पर्टिकुलर, जो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से पास करती है और इस लाइन के पैरेलल भी है। इक्वेशन नंबर 1 में जब हमने k की वैल्यू को पुट किया और इसे सिंप्लीफाई किया, k x - y - 4 और k की वैल्यू हमने -7 निकाली है और इसको ब्रैकेट्स रिमूव करके सिंप्लीफाई करने से हमारे पास इक्वेशन आ गई 6x + y + 18 = 0। So this is the required equation which is parallel to this equation and it passes through the point of intersection of these two lines. अब सेकंड में ये है, अब उसने कहा है कि ये वाली जो इक्वेशन है जो इन दोनों लाइनों की पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से पास कर रही है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर भी है। अगर इस लाइन के परपेंडिकुलर हो तो फिर वो कौन सी लाइन होगी जो इन दोनों के इन दोनों की पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से पास करती है और इसके परपेंडिकुलर है। अब आपको पता है दो लाइनें जब परपेंडिकुलर होती हैं तो उन दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट जो है वो -1 के इक्वल होता है। बी पार्ट में चूंकि L3 उसने कहा हुआ है, ये वाली जो लाइन है वो L4 के परपेंडिकुलर है। जब परपेंडिकुलर है तो इन दोनों की स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगा। M1 का स्लोप यानी लाइन 4 का स्लोप हमने ये फाइंड की थी पीछे, और L3 की जो स्लोप है वो -6 है। इन दोनों का प्रोडक्ट -1 के इक्वल। तो इसे भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर दें तो 6 × 1 + 7x, ये माइनस और माइनस प्लस हो गया और ये नेगेटिव इधर चला गया। -1 के साथ इसको मल्टीप्लाई किया, इसे सिंप्लीफाई किया तो k की वैल्यू आपके पास आ गई -5/43। तो ये k की वैल्यू अब आप इक्वेशन नंबर 1 जो पीछे थी पिछली स्लाइड पे उसमें पुट करेंगे तो आपके पास ये वाली जो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 ये थी पीछे, इसमें आपने k की वैल्यू पुट कर देनी है यहाँ पे विच इज -5/43 और इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। 43 को पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 43x - 45y - 172 -5 को इस एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करें, ब्रैकेट्स रिमूव करके सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास x - 6y - 34 = 0, जो कि वो रिक्वायर्ड इक्वेशन है लाइन की जो इन दोनों लाइनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से पास करती है और इस वाली लाइन के परपेंडिकुलर भी है। क्वेश्चन नंबर 2 है और इसका थर्ड पार्ट है। उसने कहा फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस एंड मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस। यानी वो लाइन इन दोनों की इंटरसेक्शन में से पास करती है। तो इंटरसेक्शन में से पास करती हुई इक्वेशन तो हमारे पास सिंपल है कि हम दो लाइनें अगर हमें दी हुई हैं तो इसकी इक्वेशन होती है L1
प्लस के टाइम्स L2, L1 ये है और के जो है L2 ये है, वैल्यूज पुट करके हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया और ये इक्वेशन आई आपके पास जनरल, एक x वाली टर्म, एक y वाली टर्म और एक कांस्टेंट टर्म को हमने, या यूं कह लें कि ये वाली इक्वेशन थी, ये वाली। अब उसने कहा कि इसके इंटरसेप्ट्स इक्वल हैं, मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन दी एक्सिस, यानी इसका x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दोनों इक्वल हैं। तो इस वाली इक्वेशन को हम टू इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख लेंगे। टू इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखने के लिए क्या करते हैं कि उसकी कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे ले आते हैं और फिर राइट साइड पे 1 बनाने के लिए जो भी राइट साइड पे कांस्टेंट टर्म है पूरी इक्वेशन को उस पर डिवाइड कर देते हैं। अब 1 प्लस 3k को भी हमने -3 प्लस 7k पे डिवाइड किया, 2 प्लस 4k को भी -3 प्लस 7k पे डिवाइड किया और राइट साइड पे आपके पास 1 आ गया। तो ये वाली इक्वेशन, अब इसमें x ओवर करना है हमने, x ओवर ये वाली जो टर्म है 1 प्लस 3k ओवर माइनस इंटू 3 प्लस 7k, इसका रेसिप्रोकल लेके इसकी डिनोमिनेटर में हम लिख देंगे। ये वाला माइनस इंटू 3 प्लस 7k ओवर 1 प्लस 3k और सिमिलरली इसका रेसिप्रोकल लेके हम इस y के डिनोमिनेटर में लिख देंगे इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब ये वाला इसका x इंटरसेप्ट है और ये जो y के डिनोमिनेटर में है ये इसका y इंटरसेप्ट है। कंडीशन ये थी कि ये दोनों इंटरसेप्ट जो है वो इक्वल है, इन दोनों को इक्वल पुट कर दें। x इंटरसेप्ट ये है, y इंटरसेप्ट इसका ये, दोनों इक्वल हैं, दोनों इक्वल हैं तो माइनस इंटू 3 प्लस 7k ओवर 1 प्लस 3k इक्वल टू -3 प्लस 7k ओवर 2 प्लस 4k, ये इक्वल हो गए। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, सिंप्लीफाई करें तो आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी। k की वैल्यू जो है वो क्या आ गई आपके पास, k इज इक्वल टू -1 आ जाएगा इसको सिंप्लीफाई करने से। ये दोनों न्यूमरेटर कैंसिल हो गए तो 1 न्यूमरेटर में आ गया, इधर भी 1 आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया और इसे सिंप्लीफाई किया तो आपके पास k इज इक्वल टू -1। अब k इज इक्वल टू -1 जो है वो इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें और उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास एक रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी जो कि x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0 है। और ये वो इक्वेशन है जो इन दो लाइनों की पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से पास करती है और इसके x और y इंटरसेप्ट जो है वो इक्वल है। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. We are studying mathematics for class 12 and at chapter number 14, which is introduction to analytic geometry. In today's lesson we will solve some questions from exercise 4.4 which are included in your smart syllabus. Find the condition that the lines this one and this one are concurrent. तो concurrent lines हैं तो कंडीशन फाइंड करनी है। हम इन तीनों लाइनों को लिख लेते हैं जनरल फॉर्म में, x वाली टर्म, y वाली टर्म, कांस्टेंट टर्म इक्वल टू 0, सेकंड लाइन और इसी तरह थर्ड लाइन। इफ L1 L2 एंड L3 आर concurrent देन क्या होता है हमारे पास कि इसके x कोफिशिएंट्स फर्स्ट कॉलम में, y कोफिशिएंट सेकंड कॉलम में और थर्ड कोफिशिएंट्स कांस्टेंट टर्म थर्ड कॉलम में लिखें तो आंसर 0 आता है। ये कंडीशन है कॉन्करेंसी की।
इस कंडीशन को यूज करके हमने x कोफिशिएंट m1 m2 m3, y कोफिशिएंट्स है -1 -1 -1 और कांस्टेंट टर्म्स है c1 c2 और c3। अब इसको हम एक्सपेंड कर लेंगे डिटर्मिनेंट को बुक 1 के थर्ड चैप्टर में जैसे था। ये -1 है, इसके नीचे जितनी भी टर्म्स हैं उनको हम जीरो बना लेते हैं। तो ये जीरो कैसे हुआ, R2 में से R1 को सब्ट्रैक्ट किया, R2 माइनस R1 और R3 में से R1 को सब्ट्रैक्ट किया, तो आपके पास फर्स्ट लाइन वैसी आ जाएगी M1 -1 C1 और M2 माइनस M1 -1 + 1 0 हो गया, C2 माइनस C1, M3 माइनस M1 -1 + 1 0 हो गया और C3 माइनस C1 इक्वल टू 0। अब इसको सेकंड कॉलम से एक्सपेंड कर लें। इस कॉलम से जब हम एक्सपेंड करते हैं तो इस कॉलम और इस रो को हम इग्नोर कर देंगे और फिर जो बाकी डिटर्मिनेंट आता है वो हमारे पास आ जाएगा। माइनस ये प्लस माइनस माइनस और -1 ये एलिमेंट साथ लिखेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, m2 माइनस m1 इंटू C3 माइनस C1 और इस वाले एलिमेंट को इस वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, C2 माइनस C1 इंटू M3 माइनस M1, दिस इज इक्वल टू 0। अब इसको हमने एक्सपेंड कर लेना, एक्सपेंड कर लें या इसे सिंप्लीफाई कर लें, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और ये ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है वो वैसे ही आ जाएगा और m2 माइनस m1 इंटू C3 माइनस C1 इज इक्वल टू, ये नेगेटिव टर्म जो है उस साइड पे ले गए, तो ये वाली जो है वो आपकी रिक्वायर्ड कंडीशन है। Determine the value of P such that line this and this are meet at a point। meet at a point का मतलब है तीनों लाइनें जब एक पॉइंट पे मीट करेंगी तो वो लाइंस कनकरेंट होंगी। तो कनकरेंसी की कंडीशन हमारे पास है कि x कोफिशिएंट्स का कॉलम फर्स्ट, y कोफिशिएंट्स का कॉलम सेकंड और कांस्टेंट टर्म का कॉलम थर्ड बना के हम उसको एक्सपेंड कर लेंगे इस कंडीशन से। तो ये हमारे पास x कोफिशिएंट्स का कॉलम, ये y कोफिशिएंट्स का कॉलम और ये कांस्टेंट टर्म्स का कॉलम और इसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के इक्वल है। इस डिटर्मिनेंट को हम एक्सपेंड करेंगे और एक्सपेंशन का रूल ये होता है कि पहले रो से हमने एक्सपेंड करना है तो 2 वैसे ही आ जाएगा। अब इस कॉलम और इस रो को इग्नोर कर दें तो जो बाकी डिटर्मिनेंट बनता है आपको इसको एक्सपेंड कर लें। -1 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो -8 आ गया, -5 को p से मल्टीप्लाई किया -p और बीच में भी माइनस होता है तो ये +p हो गया, फिर ये प्लस हो जाएगा माइनस और इधर ये प्लस, इसके साथ प्लस साइन लेते हैं, इसके साथ माइनस साइन और इसके साथ फिर प्लस साइन। ये चूंकि माइनस साइन इसके साथ लेना है और ये -3 पहले से है तो ये +3 हो जाएगा। इसको और इसको इग्नोर करेंगे तो 3 8 जा 24 और -5 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज +15 हो जाएगा। फिर -1 इस कॉलम और इस रो को इग्नोर करेंगे तो 3p माइनस 3 आ जाएगा, माइनस आएगा और माइनस फॉर्मूले में होता है तो माइनस माइनस +3 हो जाएगा। ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे ब्रैकेट्स रिमूव करके तो हमारे पास p की वैल्यू आ जाएगी जो कि -98/7 है। So this is my profile. Keep doing practice because practice makes knowledge perfect. Thank you for watching and Allah Hafiz.